कंगना परी का जादुई 2 कंगन। सोनापुर नाम के गांव में तृप्ति और सृष्टि नाम की 2 बहनें अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। तृप्ति अपनी छोटी बहन सृष्टि को बहुत प्यार करती थी, इसलिए घर का सारा काम खुद ही करती थी। तृप्ति के लाड प्यार ने सृष्टि को बिगाड़ के रख दिया था। सृष्टि घर के एक भी काम में हाथ नहीं लगाती थी और कोई उसे कुछ बोलता था तो उसे उल्टा जवाब देती थी। एक दिन रमेश सृष्टि को बुलाता है। बेटा सृष्टि, जरा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आना। थोड़ी देर बाद रमेश देखता है कि उसने सृष्टि को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा था, लेकिन तृप्ति चाय नाश्ता लेकर आती है। ये देखकर रमेश तृप्ति को बोलता है, तृप्ति, मैंने तो सृष्टि को चाय नाश्ता लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन वो कहाँ है? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। पापा, सृष्टि कल रात को देर से सोई थी, इसलिए अभी तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है। पापा, आपको कुछ बात करनी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल कल तुम दोनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि दोनों बहनों की एक घर में ही शादी करवा देता हूँ। भला मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तुम्हारा इसमें क्या कहना है? पापा, आपको जो ठीक लगे करिए। ठीक है, फिर कल तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है पापा। अगले दिन तृप्ति और सृष्टि को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़की की माँ रमेश से कहती है, भाई साहब, अपनी दोनों बेटियों को तो बुलाइए। मैंने बोल दिया है, दोनों आती ही होंगी। तभी तृप्ति और सृष्टि वहाँ आ जाते हैं। बहन जी, ये मेरी बड़ी बेटी तृप्ति है और ये मेरी छोटी बेटी सृष्टि है। इन दोनों की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद से मैंने ही इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। जी, मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी लगी है। एक बार मैं अपने दोनों बेटों से भी पूछ लेती हूँ। उसके बाद शीला अपने दोनों बेटे, जिनका नाम अक्षय और अंकित था। अक्षय और अंकित, मुझे तो ये दोनों बहनें बहुत पसंद आई है। तुम दोनों का क्या ख्याल है? दोनों भाई हाँ कर देते हैं। लो भाई साहब, मेरे दोनों बेटे भी शादी के लिए तैयार है। अब हम जल्दी अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा देंगे। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है और अगले महीने तृप्ति की शादी बड़े भाई अक्षय और सृष्टि की शादी छोटे भाई अंकित से हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद शीला अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अब सारे रस्म दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक रस्म बाकी है। कौन सी रस्म माँ जी? दरअसल मेरी सास एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और परीलोक की कंगना परी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसलिए जब भी हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम कंगना परी को अपने घर बुलाते हैं। अच्छा, फिर ये रस्म कब होगी माँ जी? मैं तो सोच रही हूँ कि आज शाम को ही रख दूँ। सुनो, तुम दोनों अपने हाथों से आज शाम को अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना। ठीक है माँ जी। लेकिन ध्यान से, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कंगना परी तुम दोनों से खुश हुई तो वो तोहफे में तुम्हें कंगन देगी। ठीक है माँ जी, हम दोनों ध्यान से सारा काम करेंगे। इतना बोलकर तृप्ति किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से सृष्टि अपने मन में सोचती है, पता नहीं क्या मुसीबत है ये। मैं तो नहीं जाने वाली इतनी जल्दी खाना बनाने। अभी मैं पहले अपना फेवरेट सीरियल देखूंगी, उसके बाद ही कोई काम करने का सोचूंगी। इतना बोलकर सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है और सीरियल देखने लगती है। सीरियल खत्म होने के बाद सृष्टि किचन में आती है और तृप्ति से जाकर कहती है, दीदी, आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या जरूरत थी माँ जी को कंगना परी को बुलाने की? ऐसे मत बोलो सृष्टि, तुम गुस्सा मत हो। तुम जाकर अपने कमरे में बैठो, यहाँ सारा खाना मैं खुद बना लूंगी। तृप्ति की बात सुनकर सृष्टि बहुत खुश होती है। ठीक है, मैं तो चली अपने कमरे में मेकअप करने। इतना बोलकर सृष्टि अपने कमरे में जाती है और मेकअप करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति अकेली ही सारा खाना बना रही होती है। कुछ घंटों बाद तृप्ति का सारा खाना बन जाता है। तभी शीला किचन में आती है और तृप्ति से बोलती है, अरे बहू, तुम अकेले हो यहाँ? सृष्टि बहू कहाँ है? मुझे तो लग रहा है कि तुमने अकेले ही सारा काम किया है। नहीं माँ जी, मेरे साथ सृष्टि भी थी, वो तो अभी अभी अपने कमरे में गई है। इस तरह तृप्ति अपनी बहन की सारी गलती छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद कंगना परी आ जाती है। आइए कंगना परी जी, आपका स्वागत है। उसके बाद शीला अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे बहुओं, देखो कंगना परी आ गई है। शीला की आवाज सुनकर सृष्टि रसोई में जाती है और तृप्ति के साथ खाना लेकर बाहर आती है। उसके बाद दोनों बहनें कंगना परी को खाना देती हैं। कंगना परी जी, खाना शुरू करिए। फिर कंगना परी खाना खाने लगती है।
खाना खाने के बाद कंगना परी बोलती है, खाना तो बहुत अच्छा बना था। लगता है किसी ने मन लगाकर खाना बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुओं को जब से मैंने कहा कि आप आने वाली हैं, तब से दोनों किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। शीला की बात सुनकर कंगना परी अपने मन में कुछ देर तक सोचने के बाद बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तोहफा भी इन दोनों को इनके काम के हिसाब से ही मिलेगा। इतना बोलकर कंगना परी वहाँ 2 कंगन प्रकट करती है। कंगना परी एक कंगन तृप्ति को देती है और एक कंगन सृष्टि को देती है। उसके बाद कंगना परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी अचानक तृप्ति के हाथ में रखा हुआ कंगन सुनहरे कंगन में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि के हाथ वाला कंगन काला पड़ जाता है और सृष्टि भी दिखने में काली हो जाती है। अपना ऐसा रूप देख सृष्टि रोने लगती है। अरे ये क्या हुआ, मैं काली कैसे हो गई? मैं खुद को ऐसे नहीं देख सकती, कोई मुझे पहले की तरह कर दो। अरे ये सब क्या हो रहा है? तभी कंगना परी मुस्कुराने लगती है और शीला से बोलती है, शीला, ये तुम्हारी दोनों बहुओं के काम का इनाम है। तुम्हारी बड़ी बहू ने ही अकेले खाना बनाया था और तुम्हारी दूसरी बहू तो अपने कमरे में बैठकर मेकअप कर रही थी। कंगना परी की ये बात सुनकर शीला बहुत गुस्सा होती है और सृष्टि की तरफ देखने लगती है। सृष्टि रोते हुए बोलती है, कंगना परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी और दीदी का हर काम में हाथ बटाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कंगना परी जी, आप एक बार इसे मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करने की कोशिश मत करना। दूसरों के किए हुए काम पर खुद क्रेडिट लेना गलत है। लाओ, तुम मुझे अपना कंगन दे दो। सृष्टि कंगना परी को कंगन वापस कर देती है। उसके बाद कंगना परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सृष्टि को फिर से पहले की तरह कर देती है। उसके बाद कंगना परी वहाँ से चली जाती है। उस दिन से तृप्ति और सृष्टि सारे काम एक साथ मिल बांट कर करने लगी थी। इस तरह से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मायरा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन अचानक मायरा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसके पापा उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है ना? आपकी वाइफ को टाइफाइड हो गया है, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक इनका इलाज ऐसे हॉस्पिटल में चलेगा। वैसे टाइफाइड बहुत डेंजर लेवल पर है और इनकी हालत भी बहुत नाजुक है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा के पापा उदास हो जाते हैं। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में मायरा की मम्मी का इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल में ही उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर मायरा बहुत रोती है। अपनी बीवी के मौत के बाद राघव अकेले ही अपना बिजनेस संभालता था और साथ ही अपनी बेटी को भी। राघव रोज सुबह जल्दी उठकर मायरा के लंच के लिए खाना बनाता था और उसे स्कूल तैयार करके भेजता था। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। तभी एक दिन राघव की बहन पूजा आती है और उसे कहती है, भैया आप कब तक अकेले घर का काम और बाहर का काम संभालते रहोगे? मैं तो कहती हूँ मायरा के लिए दूसरी शादी कर लो। अभी वो छोटी है, उसे माँ की सख्त जरूरत है। लेकिन पूजा, मेरे से कौन शादी करना चाहेगी? मेरी एक दोस्त है, कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो और उसकी बेटी अकेली ही जैसे तैसे रह रही है। मैं तो कहती हूँ आप उसी से शादी कर लो। अपनी बेटी के साथ साथ वो मायरा का भी ख्याल रखेगी। चल ठीक है, तू उससे बात कर ले। पूजा अपने घर जाती है और अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। उसकी दोस्त भी राघव के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। एक हफ्ते बाद पूजा की दोस्त मीनाक्षी की शादी राघव से हो जाती है। मीनाक्षी अपनी बेटी शिविका को लेकर राघव के घर आ जाती है। मीनाक्षी, तुम्हें पूजा ने मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी मायरा के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दो। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मायरा को अपनी बेटी शिविका जितना बराबर प्यार दूंगी। चलो मैं तुम दोनों को मायरा से मिलवाता हूँ। राघव शिविका और मीनाक्षी को मायरा के पास लेकर जाता है। दोनों को देखकर मायरा बोलती है, पापा ये दोनों कौन है? मायरा, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन।
आज से तुम्हें अकेले और उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी नई माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सुनकर मायरा खुश हो जाती है। कुछ दिन तक तो मीनाक्षी मायरा को बहुत प्यार करती थी और उसकी एक एक इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी शिविका को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था और वो मायरा से जलने लगी थी। एक दिन शिविका मीनाक्षी से कहती है, मम्मी, आजकल मैं देख रही हूँ आप अपनी सौतेली बेटी को बहुत प्यार करती हो। मेरे ऊपर तो आपका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है। अरे नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है। मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए? लेकिन कैसे? आप मुझे अच्छे से समझाओ। तू तो देख ही रही होगी इसके बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मायरा की अच्छी मम्मी बनकर मैं इसके बाप का दिल जीत लूंगी और उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं दोनों बाप बेटी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिविका खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद राघव अपने बिजनेस के काम से देहरादून चला जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन मायरा खेल रही होती है, तभी मीनाक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या कर रही है ये? मैं खेल रही हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना छोड़ और चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धो। बर्तन धोने के बाद तुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तो बर्तन धोना आता ही नहीं है। मुझे तो घर का एक भी काम नहीं आता। काम नहीं आती है तो सीख ले, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी को हुआ क्या, लेकिन फिर भी मीनाक्षी के डर से वो घर के कामों में लग जाती है। उस दिन मायरा घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देखकर मायरा बोलती है, मम्मी, मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगी। मैं पापा को आपके बारे में एक एक बात बताऊंगी। देख रही हो ना मम्मी, कैसे जुबान चल रही है इसकी। आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए सरेआम ये आपको धमकी दे रही है। मीनाक्षी मायरा को एक तमाचा लगा देती है और बोलती है, जा, जिसको शिकायत करना है कर, और हाँ, जब शिकायत करेगी तो ये भी बोल दियो कि मैंने तेरे को मारा है। देखती हूँ तेरा बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर मायरा को बहुत तंग करती थी और छोटी छोटी बात पर मार दिया करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और मायरा का बर्थडे आ जाता है। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पिछले साल मम्मी ने जो मुझे ड्रेस दी थी मैं वही पहनूंगी। वैसे भी वो वाली ड्रेस मेरी फेवरेट है। इतना बोलकर मायरा जल्दी से अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। मायरा तैयार होकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। शिविका, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, तो इसमें हम क्या करें? हमें क्यों बता रही है आके? चल निकल यहाँ से। वैसे तेरी ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे ये ड्रेस चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूंगी। चुप कर, मेरी बेटी को ये ड्रेस अच्छी लगी है तो चुपचाप से इसे दे दे। प्यार से मान जा, वरना जबरदस्ती तुझे पीट कर ले लेंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं ये ड्रेस नहीं देने वाली। मायरा के इतना कहते ही दोनों माँ बेटी मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे ड्रेस छीन लेते हैं। मायरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। मम्मी, आपकी आखिरी निशानी के रूप में मेरे पास वही ड्रेस थी, लेकिन वो भी इन दोनों माँ बेटी ने मेरे से छीन ली। तभी अचानक मायरा की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बिटिया, तुम परेशान मत हो। मैं सब कुछ देख रही हूँ कि कैसे ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें तंग कर रही हैं। मम्मी, अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। मायरा, मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अलमारी में एक लहंगा रखा हुआ है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर मायरा तुरंत उनके अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक लहंगा मिलता है। मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी गांव की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये लहंगा दिया था। अब ये लहंगा तुम्हारा हुआ और ये तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। हे जादुई लहंगा, दोनों माँ बेटी को सबक सिखाओ और हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करना। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ते हुए मीनाक्षी के कमरे में जाती है।
कमरे में जाकर जादुई लहंगा डंडे निकालती है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। अरे माँ, ये लहंगा हवा में कैसे उड़ सकती है? और ये तो हमारी पिटाई भी कर रही है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हुआ। प्लीज हमें मत मारो। दोनों माँ बेटी बहुत रोते हैं। तभी मायरा को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो बोलती है, जादुई लहंगा, माफ कर दो इन दोनों को। मायरा के कहने पर जादुई लहंगा दोनों की पिटाई नहीं करती है। उसके बाद जादुई लहंगे में से आवाज आती है, मीनाक्षी और शिविका, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर कभी भी मायरा को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। जादुई लहंगे की ये चेतावनी सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कभी भी मायरा को परेशान नहीं करती थी। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा को जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो जादुई लहंगे से ले लेती थी। इस तरह मायरा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई 2 पर्स। एक समय की बात है, प्रीति नाम की एक लड़की अपनी माँ शोभा के साथ ही रहती थी। एक वर्ष पूर्व प्रीति के पिता का लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में बहुत ही गरीबी थी, जिस वजह से उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था, जिस कारण प्रीति की माँ सब्जी बेचने का काम करने लगती है। प्रीति को स्कूल भेजने के बाद उसकी माँ सब्जी बेचने जाती थी। दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर घूम घूम कर सब्जियाँ बेचा करती थी। सब्जियाँ ले लीजिए, सब्जियाँ देखिए कितनी ताजी ताजी सब्जियाँ हैं। शोभा बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए प्रीति के लिए पैसे कमाया करती थी। वो प्रीति का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, चाहे वो खुद एक टाइम का खाना ना खाए, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं आने देती थी। उसकी माँ प्रीति को समय पर स्कूल भेजती थी और समय पर ही उसके स्कूल की फीस भी भिजवा देती थी। माँ, मुझे एक पेंसिल और कॉपी लेनी है। मेरी पुरानी वाली कॉपी पूरी भर चुकी है। ये ले बेटी 50 रुपए, जाकर पेंसिल और कॉपी ले आ। और हाँ, रास्ते में खेलने कूदने मत लग जाना। कॉपी और पेंसिल लेकर सीधा घर आना। प्रीति भागती हुई स्टेशनरी की दुकान जाती है। वहाँ से वो अपने लिए एक कॉपी और एक पेंसिल खरीदती है और दुकानदार बदले में उसे 20 रुपए लौटा देता है। वो कॉपी और पेंसिल लेकर घर आ ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा उसे बुलाती है। सुनो बेटी, मेरी दुकान से भी कुछ खरीद लो ना। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्रीति को उस बूढ़ी अम्मा पर बहुत दया आती है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की चमकती हुई आंखें दया की भीख मांग रही थी। फिर प्रीति उसे अपने 20 रुपए निकाल कर दे देती है। दादी जी, ये लीजिए, इसके बदले में आप मुझे कुछ भी दे दीजिए। प्रीति के इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा प्रीति को 2 बहुत ही सुंदर पर्स दे देती है। फिर प्रीति उस पर्स को लेकर अपने घर की ओर चल देती है। प्रीति बेटा, आ गई तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। बाकी बचे हुए पैसे मुझे दे दे। माँ के इतना बोलते ही प्रीति अपनी माँ के हाथ में दोनों पर्स रख देती है। अरे ये क्या, तुमने क्या उस बचे हुए पैसों से ये खरीद लिया? पर क्यों बेटा, तुम्हें पता है ना कि अभी हम इस तरीके के खर्च नहीं कर सकते। पर माँ, आपके पास कोई पर्स भी तो नहीं था ना, इसलिए मैंने आपके लिए 2 रंग बिरंगे पर्स खरीद लिए। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो मुझे माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है, ठीक है? जी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शोभा बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि उसने प्रीति की स्कूल की फीस 6 महीने से जमा नहीं करी थी। अगर इस बार भी वो स्कूल की फीस जमा नहीं करी तो प्रीति को स्कूल से निकाल दिया जाता। ये सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी और वो मन ही मन अपने आप से ही बोलती है, मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से प्रीति की फीस भरूं? मेरे पास तो केवल 800 रुपए ही है, इसमें तो पूरी फीस भी जमा नहीं होगी।
क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, तू अभी तक जगी हुई है। तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है ना, चल जाकर सो जा। फिर प्रीति और शोभा सोने चले जाते हैं। रात को प्रीति को एक सपना आता है। प्रीति के सपने में वो बूढ़ी अम्मा आती है। अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें 2 पर्स दिए थे वो कोई साधारण पर्स नहीं है, बल्कि जादुई पर्स है। उसमें से एक पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे और दूसरे पर्स हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। सुबह जब प्रीति की आंख खुलती है तो वो अपने सपने के बारे में अपनी माँ शोभा को बताती है। माँ, कल मेरे सपने में वही पर्स वाली बूढ़ी अम्मा आई थी और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण पर्स नहीं है, बल्कि ये दोनों जादुई पर्स है। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा सपना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी दोनों जादुई पर्स में से आवाज आती है। नहीं नहीं, प्रीति सच बोल रही है। हम साधारण पर्स नहीं हैं, बल्कि जादुई पर्स हैं। हम केवल सच्चे और भले लोगों के पास ही जाते हैं और प्रीति बहुत ही दयालु है, इसलिए हम दोनों इसके पास आ गए। तभी प्रीति उनमें से एक पर्स में हाथ डाल के देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये सब देखकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। आपने देखा ना माँ, मैं सच कह रही थी, ये दोनों जादुई पर्स हैं। फिर शोभा जादुई पर्स की मदद से प्रीति के स्कूल की सारी फीस जमा कर देती है और जादुई पर्स की मदद से प्रीति और शोभा अपने जैसे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, बेटा मैं कई दिनों से भूखी थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए खाना दिया। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया है वो ईश्वर ने ही दिया है। अगर धन्यवाद करना है तब ईश्वर का कीजिए। तभी मंदिर में एक महिला रोते रोते आती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा बहुत बीमार है और अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। इतने सारे पैसे मैं कहां से लेकर आऊं? रोते रोते वो महिला बेहोश हो जाती है। तभी प्रीति उस महिला के मुंह पर पानी के छींटे डालती है। महिला होश में आ जाती है। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लो 50,000 रुपए, जाकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन। जाओ, अब जल्दी जाकर अपने बेटे का इलाज करवाओ। माँ, दूसरों की मदद करके कितना अच्छा लगता है ना? हाँ बेटा, हमें वैसे भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। शायद भगवान ने हमें ये जादुई पर्स लोगों की मदद करने के लिए ही दिए हैं। ये सब बातें वहाँ खड़ी उनकी एक पड़ोसन मेनका सुन लेती है। कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज इनके पास इतने पैसे आ गए कि ये भूखे गरीब लोगों पर लुटा रही हैं। इनके पास इतने सारे पैसे जादुई पर्स की मदद से आए हैं। अगर मैं पर्स को ही चुरा लूं तो मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शोभा और प्रीति ऐसे ही जादुई पर्स की मदद से लोगों की सहायता करती रहती है। ये सब देखकर मेनका की जलन और ज्यादा बढ़ने लगती है। मेनका बस एक मौके का इंतजार कर रही थी। एक दिन जब प्रीति और शोभा रात को जब सो रहे होते हैं तब मेनका खिड़की से देखती है। लगता है दोनों माँ बेटी गहरी नींद में सो रही हैं। यही मौका है उन दोनों जादुई पर्स को चुराने का। चारों तरफ देखकर मेनका खिड़की से उनके घर में घुस जाती है और पर्स को ढूंढने लगती है। कहाँ छुपा के रखा है शोभा की बच्ची ने? पर्स मिल ही नहीं रहे हैं। तभी मेनका की नजर अलमारी पर रखे दोनों पर्स पर जाती है। मिल गए मुझे जादुई पर्स। इन जादुई पर्स को पाने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया, पर अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मेनका उन दोनों पर्स को चुराकर वहाँ से भाग जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है। चलो अब पर्स से पैसे निकालना शुरू करती हूँ। लेकिन जैसे ही मेनका पर्स में हाथ डालती है उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि पर्स में पैसे की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए थे। दर्द के मारे मेनका की हालत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
पैसे की जगह पर्स से कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए? उई माँ, कितना दर्द हो रहा है। ए दुष्ट औरत, तू लालची और पापी है। तुझे तेरे लालच की सजा मिली है। आज तू नहीं बचेगी। मेनका के चिल्लाने की आवाज सुनकर शोभा और प्रीति वहाँ पर आ जाते हैं और जादुई पर्स से प्रार्थना करते हैं, जादुई पर्स छोड़ दो, इसे मत मारो। शोभा के इतना कहते ही जादुई पर्स मेनका को छोड़ देता है। फिर मेनका शोभा और प्रीति से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्रीति और शोभा बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देती हैं। फिर ऐसे ही प्रीति और शोभा जादुई पर्स की मदद से जरूरतमंद लोगों की सहायता करती रहती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।